Hello friends, this is Asuni Sadnarju, and today we are going to start a very important topic of Indian Penal Code. That is, what is culpable homicide, what is murder, and what is the difference between culpable homicide and murder. Section 299 and Section 300 of Indian Penal Code. काफी ज्यादा टेक्निकल है ये और बहुत माइन्यूट से डिफरेंस हैं और मेनली इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर डिपेंड करते हैं इलस्ट्रेशंस पे। तो इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो हमको बहुत अच्छे से देखने होंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, जैसे होमिसाइड का मतलब होता है मानव वध, किसी भी मानव को मार देना होमिसाइड हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि मानव वध हमेशा जो है वो रॉन्गफुली हो। कभी कभी क्या होता है कि मानव वध रीजनेबल भी होता है। रीजनेबल तब होता है जब ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक। अगर अपने आप को डिफेंस करते हुए किसी को मार दिए और सेक्शन 100 में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको अगर वो फुलफिल कर रहा हो तो ये मानव वध तो है, लेकिन आपराधिक मानव वध नहीं है। इट इज होमिसाइड बट इट इज नॉट अ कल्पेबल होमिसाइड। So we can say homicide is a term which originates from the Latin term homo means human and cara means killing. The act of homicide is an act that has been a part of human life since day one. Early man used to kill each other for food or creating dominance. The kings used to perform homicide to win territories, and now people kill each other in a sway of jealousy, greed, etc. पहले लोग फूड के लिए या अपना डोमिनेंस के लिए जो है वो दूसरों को मार देते थे। राजा लोग अपना राज्य बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए एक दूसरे को मारते थे। लेकिन आज लोग कुछ लालच की वजह से, जलन की वजह से, जेलसी की वजह से ऐसा करते हैं। In India, homicide is divided into two forms: culpable homicide, section 299 of the Indian Penal Code, and culpable homicide amounting to murder, section 300 of the Indian Penal Code. Both of these have a very minimal difference, but these differences prove to be very crucial for the legal system, as the delivery of a fair judgment is dependent on these differences. अब सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, और सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करता है, यानी कि मर्डर की बात करता है। इनमें बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जुडिशरी के लिए। अगर हम बात करें कल्पेबल होमिसाइड की, सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड एज whosoever causes death by doing an act, जो कोई भी किसी की डेथ करता है, कैसे? with the intention of causing death. फर्स्ट पॉइंट क्या है? with the intention of causing death. अगर किसी का इंटेंशन ही है किसी को मारने का तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। और with the intention of causing such bodily injury as it is likely to cause death, या हम ऐसी कोई इंजरी करते हैं जिससे कि डेथ हो सकती है। और with the knowledge, थर्ड पॉइंट क्या है? या हमें ये नॉलेज है, हमें ये ज्ञान है that he is likely by such act to cause death commit the offense of culpable, यानी कि कोई पर्सन अगर किसी को विद इंटेंशन मारता है, कल्पेबल होमिसाइड है। ऐसी बॉडली इंजरी देता है जिससे कि डेथ हो सकती है, कल्पेबल होमिसाइड है। या उसको ये नॉलेज है कि वो जो एक्ट कर रहा है इससे डेथ हो सकती है, कल्पेबल होमिसाइड। यानी सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड के लिए 3 पॉइंट दिए हैं। अब अगर हम बात कर लें एसेंशियल्स की, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड? फर्स्ट, whoever caused death. Death means death of a human being. It does not include the death of an unborn child, but it may amount to culpable homicide to cause death of a living child if any part of the child has been brought forth. However, it's not necessary that the person whose death has been caused must be the very person whose death was intended.
अगर हम बात करें कि whosoever caused death, डेथ हुई किसकी है? पहली बात तो डेथ का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में कोई अनबॉर्न पर्सन जो है कोई इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर आप किसी अनबॉर्न पर्सन को जो अभी गर्भ में है उसको अगर आप मारते हो तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, आएगा, अलग ऑफेंस है उसके लिए, मिसकैरेज के लिए वो एक अलग की चीज है। लेकिन अगर उस अनबॉर्न पर्सन का कोई भी एक पार्ट मदर की बॉडी से बाहर आ गया है, चाहे अभी उसने बर्थ नहीं लिया है, अब अगर आप उसको मारते हो तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, एक चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिसको मारना चाहते थे आपने उसी को मारा है, हाँ? अगर किसी और को भी मार दिया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। However, it's not necessary that the person whose death has been caused must be the very person whose death was intended. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है by doing an act. Death may be caused in number of ways, such as by poisoning, starving, striking, drawing, communicating some shocking news, etc. Acts here includes illegal omissions, as we all are aware that acts includes omissions. An omission is illegal if it be an offense and in some direction is a breach of law. Omission means किसी पर्सन की कोई ड्यूटी है, लॉफुल ड्यूटी कुछ करने की, और वो अगर उस ड्यूटी को ब्रीच करता है तो ये ओमिशन है। इंटेंशन टू कॉज डेथ, जैसा कि हमने कहा था कि कल्पेबल होमिसाइड का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। Intention means the expectation of the consequence in question. When a man is charged with doing the act of which the probable consequences may be highly injurious, the intention is inferred from the acts of the accused and circumstances of the case. अगर किसी पर्सन का इंटेंशन ही है किसी को मारने का, कि हमारा इंटेंशन है दूसरे को मार दें, अगर उसको हम पिस्टल से मारते हैं, गोली मार देते हैं, तो ये क्या है, इंटेंशन ही है हमारा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या था, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. The intention of the offender may not be to cause death. It would be sufficient if he intended to cause such bodily injury which was likely to cause death. हो सकता है किसी पर्सन का इंटेंशन मारने का नहीं था, लेकिन उसका एक ऐसा इंटेंशन था उसको एक ऐसी बॉडली इंजरी देने का जिसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर ऐसा उसका इंटेंशन था कोई बॉडली इंजरी देने का जिससे डेथ हो सकती है तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड है, पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता था विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एन एक्ट टू कॉज डेथ। अगर उसको नॉलेज है वो जो एक्ट कर रहा है उससे दूसरे की डेथ हो सकती है। अब सेकंड और थर्ड में जो डिफरेंट है वो केवल नॉलेज का है, उसमें इंटेंशन है, नॉलेज है। Knowledge is a strong word and imports a certainty and not merely a probability. Likely to cause में केवल probability होती है, जहाँ पे knowledge आ जाएगा वहाँ पे ज्यादा certainty हो जाएगी। Here knowledge refers to the personal knowledge of the person who does that. कोई person act कर रहा है उसी की knowledge मानी जाएगी। अब हम कुछ examples देख लेते हैं culpable homicide के। A lays sticks and turf over a pit with the intention of causing death or with the knowledge that death is likely to be caused. Yet believing the ground to be firm, treads on it, falls in it and dies. Here A has committed culpable homicide. ए ने क्या किया है कि वो एक कोई गड्ढा खुदा हुआ था, उस पर उसने सूखे पत्ते वगैरह डाल दिए जिससे ये लगता है कि ऊपर से ये अच्छा से ग्राउंड है, और उस इंटेंशन क्या था कि जिससे दूसरा पर्सन जो है आए उसमें गिर के मर जाए। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा करता है, दूसरा पर्सन ये मांग चलता है कि भाई ये तो ग्राउंड है, ठीक है रास्ता है, और वहां जाके अगर वो गिर के मर जाता है तो ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड। सेकंड लिस्ट से मैंने कहा है ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, B does not know it. A intending to cause or knowing it to be likely to cause Jed to induces B to fire at the bush. B fires and kills Jed. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. अब मान लीजिए A को पता है कि एक झाड़ी है, झाड़ी के पीछे कोई जेड पर्सन है, B को कुछ नहीं पता है। अब A उसको इंड्यूस करता है, कोई भी किसी तरीके से कर सकता है, जैसे उसने कहा कि अगर तुम इस झाड़ी में निशाना लगा दोगे तो हम तुमको जो है इतना इनाम देंगे, देखे तुम्हारा निशाना कैसा है। अब उसको तो कुछ नहीं पता कि झाड़ी पीछे क्या है, लेकिन ए को पता है कि उसके पीछे जो है वो जेड है।
अगर ये जानता है कि उसके पीछे जेड है और अगर वो ऐसा इंड्यूस करता है तो हो सकता है कि जो बी है जो कुछ नहीं जानता उसने कोई ऑफेंस ना किया हो, लेकिन ए ने कल्पेबल होमिसाइड किया है। थर्ड इलस्ट्रेशन इसका है, ए बाय शूटिंग एट अ फॉल विद इंटेंट टू किल एंड स्टील इट kills B who is behind a bush. A not knowing that he was there here, although he was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. एक पर्सन है जो मान लीजिए किसी मुर्गा ही है, किसी मुर्गे को चुराने के लिए उसको मारने की कोशिश करता है, इसको मार के चुरा ले जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जिस झाड़ी पे मुर्गा है उसके पीछे कोई दूसरा पर्सन, और अगर वो किसी मुर्गे को चुराने के लिए उस पर बुलेट चलाता है और पीछे किसी पर्सन को लग जाती है, तो ये सही है कि उसका जो एक्ट है वो रॉन्गफुल एक्ट है, लीगल एक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसकी वजह होती है क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड के लिए हमारे पास केवल 3 पॉइंट है कब किसी को कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल बनाया जा सकता है। पहला, इंटेंशन टू कॉज डेथ, यहाँ पे उसका इंटेंशन भी नहीं था क्योंकि उसे जब पता ही नहीं है कि पीछे कोई है ना तो इंटेंशन हो सकता है। दूसरा, कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, एक ऐसी इंजरी देना जिससे हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, जब हमें ये पता ही नहीं है कि पीछे कौन है तो ये भी हमारा इंटेंशन बॉडली इंजरी देने का भी नहीं है, और ना हम ये जानते हैं कि वो पर्सन है जिसे हम इंजरी दे रहे हैं उससे डेथ हो जाएगी, तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि पर्सन है तो तीनों पॉइंट नहीं हो सकते, तो ये कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं सेक्शन 299 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडली इन्फॉर्मिटी and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. अगर कोई पर्सन किसी को कोई बॉडी इंजरी देता है कोई और वो जानता है कि उसको कोई लेबरिंग है, अंडर डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, वो अगर ऐसा वो करता है तो ये भी माना जाएगा कि उसने उसकी डेथ की है। Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by restoring the proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि किसी भी पर्सन को ये कहने का मौका नहीं दिया जाएगा कि अगर इस पर्सन को अच्छे से इलाज मिल जाता तो ये बच जाता। हमने तो चलो इसको मारा है, लेकिन इन्होंने भी तुरंत इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया। जैसे मान लीजिए किसी का सर फूट गया, किसी के सर पे किसी ने बहुत तेजी से कोई चीज मार दी, उसका पूरा सर फट गया। अब वो पर्सन पहले गया है थाने, वहां पे FIR लिखाई है, उसके बाद वो हॉस्पिटल गया, तो ऑफेंडर को ये कहने का मौका नहीं दिया जाएगा कि अगर ये FIR ना लिखाते सीधे हॉस्पिटल जाते तो ये बच सकते थे। तो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि आप ऑफेंडर को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि इनका स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसलिए डेथ हुई है। एक्सप्लेनेशन 3 ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. पहले डिस्कस किया है कि अगर कोई पर्सन जो है, कोई बच्चा जो है मदर्स वूम में है, माँ के गर्भ में है, और वहां पे अगर उसको कोई मार देता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, अलग ऑफेंस है, वो अलग चीज है, मिसकैरेज में आ जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ गया है तब अगर उसको मारा जाता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, चाहे उसने सांस भी ना ली हो, चाहे वो पूरी तरीके से जन्म भी ना लिया हो। अब अगर हम सेक्शन 299 के पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 304 defines punishment for culpable homicide not amounting to murder. The punishment is of imprisonment for life or imprisonment which may extend to 10 years and also be liable to fine. ये सिंपल सी बात है कि सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड दिया गया है, 304 में उसका पनिशमेंट दिया है। 299 पे कुछ केस लॉस देखते हैं, क्योंकि केस लॉस से भी जो है जो इलस्ट्रेशन बना के और पूछे जाते हैं काफी। एक केस है इसमें पूसा माझी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का। The deceased
admonished her own son for not going for fishing with the co-villagers. Infuriated on this, the son brought an axe and dealt with the blows on her shoulder and she died. There was no pre-plan of the offense. The blows were not on the neck or head region. The accused dealt blows likely to cause bodily injury, which was likely to cause death, and he dealt blows on the spur of movement and anger. Therefore, it was held to be a cause of culpable homicide. जो डिसीज थी उसने अपने ही बेटे को मना किया था कि आप फिशिंग के लिए मत जाइए बाकी गांव वालों के साथ, तो इन्हें गुस्सा आ गया, इन्होंने कुल्हाड़ी से उसके कंधे पे काफी जो है वो वार किए, इंजरी दी उसको, लेकिन यहाँ पे ये मर्डर नहीं माना गया और ये कल्पेबल होमिसाइड ही माना गया था। गणेश डूली वर्सेस तुलसा का एक केस था इस पे। A snake charmer was visited in public, a venomous snake whose fangs he knew had not been extracted, and to show his skills without any intention to cause harm to anyone, placed the snake on head of one of the spectators. The spectators trying to push off the snake was bitten and died in consequence. The snake charmer was held to be guilty of culpable homicide not amounting to murder. इस केस में जैसे जो ये लोग तमाशा दिखाने के लिए आ जाते, ऐसे ही एक लोग सपेरा आया तो सांप को खेल दिखा रहा था और उसको वो जानता था कि ये जो सांप है इसके जहरीले दांत अभी नहीं हटाए गए। इवन देन उसने क्या किया, जब उसका इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, लेकिन ज्यादा पैसे दे दे लोग, इसलिए उसने क्या किया कि उसको किसी एक स्पेक्टेटर के सर पे रख दिया। उस स्पेक्टेटर ने जब उसे अपने सर से हटाने की कोशिश की तो उससे सामने से काट लिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ भी ये कल्पेबल होमिसाइड माना गया। अब हम आते हैं मर्डर, culpable homicide amounting to murder, section 300. Except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder. इनका एक culpable homicide murder है कब? First, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. अगर कोई पर्सन उसका इंटेंशन है किसी की डेथ कारित करने का, तो ये क्या है? मर्डर है, सेक्शन 300। Second, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows likely to cause death of the person to whom the harm is caused. सेकंड पॉइंट कहता है कि कोई उसका इंटेंशन ऐसी बॉडली इंजरी करने का है जो कि वो जानता है कि उससे डेथ हो सकती है। थर्ड, if it is done with the intention of causing such bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. थर्ड पॉइंट है कि उसने एक ऐसी इंजरी की है, उसका इंटेंशन एक ऐसी इंजरी करने का है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट है किसी की डेथ करने के लिए। अब मान लीजिए किसी का इंटेंशन नहीं है कि हम इसको मारें, लेकिन तलवार से 50 बार उसके पेट में जो है वो हमने तलवार मारी है, इंटेंशन हमारा नहीं है मारने का, लेकिन किसी की गर्दन काट दी, तो तुम्हारा इंटेंशन ना हो लेकिन जो तुमने एक्ट किया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट है किसी की डेथ कारित करने के लिए, मर्डर हो गया। फोर्थ पॉइंट इसका कहता है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो immediately dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such an act without an excuse for incurring the risk of causing death or such bodily harm. मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जो इतना खतरनाक है कि हर प्रोबेबिलिटी यही है, ऑल प्रोबेबिलिटी में वो किसी न किसी की डेथ करेगा। अब जैसे मान लीजिए 100-200 लोग एक जगह भीड़ पे हैं, वहां पे आप बम फेंक देते हैं, निश्चित है कि आपका एक्ट इतना डेंजरस है कि आपका इंटेंशन हो चाहे ना हो, वहां हर हाल में किसी न किसी की डेथ होगी ही होगी। इसके भी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग। ए शूट्स जैड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जैड डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, ए कमिट्स मर्डर। ये अगर किसी को विद इंटेंशन मारने का प्रयास करता है, उसका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, उसको अगर मारता है तो ये क्या है? मर्डर है। सेकंड, A knowing that Jed is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Jed dies in consequences of the blow. A is guilty of murder, although the blow might have not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health. ये illustration बहुत पूछा जाता है।
जैसे हमें पता है कि किसी पर्सन के एक पर्टिकुलर बीमारी है, उसका पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, हमको पता है कि इसके पेट में कोई ट्यूमर है, और अगर उस जगह पे एक अच्छा सा ब्लो पड़ गया तो इसकी डेथ हो जाएगी। जबकि वही ब्लो, वही घूसा या उतना फोर्स से अगर हम किसी एक हेल्दी पर्सन को मारेंगे तो उसे कुछ नहीं होगा, हल्का सा हार्म होगा। लेकिन अगर एक पर्सन ये जानता है कि उसकी ऐसी कोई डिजीज है, वहां पे अगर मार के उसको वो मारता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि हमने तो बहुत हल्के से मारा था, इतने मारने से। तो अगर वो नहीं जानता है, अब ये सब प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव होगा कि वो ये जानता था कि इसकी ये बीमारी है, फिर भी अगर वो ऐसा करता है, तो ये भी मर्डर है। ये इंटेंशनली गिव्स डेड अ शॉर्टकट, ये उस पे आ गया। सफिशिएंट वाला जो हमने तलवार वाला बताया था आपको, कि अगर कोई पर्सन किसी के तलवार से कट करता है, वो हो जाएगा। दूसरा इलस्ट्रेशन है, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर अ लोडेड कैनन, तोप वाला हो गया। हमने कहते तो बम फेंकता है, वो तोप से जो है, अगर किसी को भीड़ है वहां पे तोप से अगर चला देता है तो क्या होगा, मरेंगे मरेंगे। अब है क्या कि सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन तो कहता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। इस पे के एम नानावती का केस है, आपने मूवी देखी होगी रुस्तम, अगर देखी हो तो वो पूरा मूवी जो है वो के एम नानावती केस पे डिपेंड करता है। के एम नानावती जो है वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन पे एक लीडिंग केस है। इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन प्री प्लान नहीं करता है कुछ भी। मान लीजिए अगर हमने कोई ऐसी चीज देखी जिससे एकदम से हमको अचानक क्या हुआ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, और उसकी वजह से अगर हमने किसी को मार दिया, तो ये क्या है, एक्सेप्शन आ जाता है 300 में, sudden and grave provocation. Sometimes a person may commit an act which leads to death of another person due to grave and sudden provocation. Then such a person will be held for culpable homicide not amounting to murder. In such a case, the person loses his self-control for a moment and commits such an act. अगर कोई पर्सन जो है वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से किसी को मार देता है, तो ये मर्डर नहीं होता, ये कल्पेबल होमिसाइड होता है। इसेंशियल्स हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के। पहली बात तो दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। कि प्रोवोकेशन हमने खुद ना चाहा हो, हमको ऐसा ना हो कि हमने खुद कहा कि हम इसका फायदा लें। जैसे ऐसे समझ सकते हो आप, मान लीजिए कोई पर्सन अपने घर गया, घर जाने के बाद उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है किसी दूसरे पर्सन के साथ इस पोजीशन में है, जिसे देख के उसको एकदम से गुस्सा आ गया और उसने उस पर्सन को मार दिया, तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को ये पता है कि उसकी वाइफ जो है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ इतने टाइम से इतने टाइम के बीच रहती है, और ये जानते हुए वो वहां जाता है, उनको देखता है और मार देता है, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है। क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब ही है कि आपको सडनली कुछ ऐसा हुआ हो। तो पहली बात तो ये आपने खुद ना चाहा हो। दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। ये भी नहीं होना चाहिए कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको किसी ऐसी बात की वजह से आगे जो लॉ के द्वारा करना जरूरी है, या कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। जैसे कोई आपको अरेस्ट करने आया, आपने कहा कि हमें तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया था इसलिए हमने मार दिया, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको लॉ ने अलाउ किया है। तीसरा, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये भी नहीं हो सकता कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कोई अपना एक्सरसाइज कर रहा है, आप कह रहे हैं हमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया, आप किसी को मारने गए, उसने अपने आप को बचाने के लिए आपको मारा, आप कह रहे इसने हमें मारा, हमें गुस्सा आ गया इसलिए हमने इसे मार दिया। तो अगर कोई अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, उस समय भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का फायदा आप नहीं ले सकते। कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A, under the influence of passion, excited by a provocation given by Z, intensely kills Y, Z's child. This is murder in as much as the provocation was not given by the child and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ कि इंटेंशन, जैसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ किसी दूसरे की वजह से, और मार दिया उसने उसके बच्चे को, तो कहा गया कि नहीं ये तो मर्डर ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने तो प्रोवोकेशन दिया ही नहीं था। सेकंड इलस्ट्रेशन है, बाय गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए, ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट वाई,
neither intending nor knowing himself to be likely to kill Jed, who is near him, but out of sight. A kills Jed here. A has not committed murder, but merely culpable homicide. अब देखिए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर आप किसी को मारते हो तो ये क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड होता है, मर्डर नहीं होता है। अब एक पर्सन ने किसी दूसरे को मारने के लिए उसको गोली चलाई, लेकिन वो नहीं जानता था कि दूसरा पर्सन पास में है, उसके वो लग गए। तो अगर हम उसे मारते तब भी कल्पेबल होमिसाइड होता, तो यहाँ भी मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। Is lawfully arrested by Jed a bailiff is excited to sudden and violent person by the arrest and kills that। ये वही हो गया, अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी कर रहा है तो भी ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। ये एक्सेप्शन मतलब ये इसको आप ऐसे मान चलिए कि जैसे हमने कहा ना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो ये हमने भी देखा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ना तो खुद का चाहा गया हो, ना ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में हो जो लॉफुल काम कर रहा है। तो यहाँ तो ये आपको अरेस्ट करने आया, आप कह रहे हो कि भाई हमने जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से मार दिया, तो फिर ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा और आपको कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मर्डर होगा। He appears as witness before Jed, a magistrate. Jed says that he does not believe a word of his deposition. अब ये वहां पे गवाही देने जाता है, विटनेस बन के जाता है कोर्ट में, कोई इससे कुछ कह देता है, वहां ही किसी को मार देता है, तो वहां भी यही कहा गया कि भाई ये तो अपना काम कर रहा था, इसलिए जो है वो मर्डर होगा। यहाँ भी आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का फायदा नहीं ले सकते। ये प्राइवेट डिफेंस का एक दिया है इन्होंने, एक्चुअली में जो हम उधर पढ़ते हैं उसी के इलस्ट्रेशन होते हैं, ये प्राइवेट डिफेंस का है। ये अटेम्प्ट टू पुल जेट्स नोज, जेट इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Chad. This is murder in as much as the provocation was given by a thing done in the exercise of the right of private defense. अब आप प्राइवेट डिफेंस में कोई बंदा काम कर रहा है, आप कह रहे हो कि हमें गुस्सा आ गया इसलिए मैं मार दिया, तब भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब एक्सेप्शन में नहीं आएगा, जनरल रूल में आएगा तो मर्डर हो जाएगा। Jed strikes B, B is by the provocation excited to violate A of Weinstein standing to take advantage of B's race and to cause him to kill Jed put से। एक्चुअली में है क्या इसमें, ये है कि जैसे एक पर्सन जो है वो प्रोवोकेशन होता है दूसरे से, अब वो उसको जो है वो मारना चाहता है। अब एक पर्सन खड़ा हुआ है, दूसरा इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना इसको कोई प्रोवोकेशन हुआ, इसने जिसको प्रोवोकेशन हुआ है जो मार रहा है उसकी एक चाकू पकड़ा दिया कि लो मारो इन्हें, तो हो सकता है कि जो मार रहा है ये तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से मार रहा है, तो उसने कल्पेबल होमिसाइड किया हो, लेकिन जिसने इसको चाकू पकड़ाया है उसने क्या किया है? उसने मर्डर ही किया है। एक्सेप्शन 2, यानी अभी तक हमने केवल ये देखा सेक्शन 300 के 4 पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि मर्डर होता है कब कब। इसके बाद हमने देखा सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन हमने क्या देखा? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। उसके बाद हमने उसके एसेंशियल्स देखे और कुछ इलस्ट्रेशन देखे। अब हम आते हैं दूसरा एक्सेप्शन। In the exercise in good faith of the right of private defense of person or property access to power given by, अगर कोई पर्सन और प्राइवेट डिफेंस का राइट है उसको, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए अगर वो लिमिट को एक्सीड कर जाता है और किसी को मार देता है, तो ये भी मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना लिमिट को उसने एक्सीड किया है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। Jed attempts to horse a knot in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Jed, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन कुछ कर रहा है, उसको पता है कि अगर ये हमको मारने वाला है तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस हमने देखा हर पर्सन को राइट होता है कि वो अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, दूसरे की बॉडी और दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन हर प्राइवेट डिफेंस में आप दूसरे को मार नहीं सकते हैं। सेक्शन 100 में जैसे दिया गया कि अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी को प्रिवेंट करते हुए कब कब आप किसी का मर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो ये मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए लिमिट के बियॉन्ड जाके इसने मार दिया, तब भी ये मर्डर नहीं कहलाएगा, ये क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। एक्सेप्शन 3 कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट
or aiding a public servant, acting for the advancement of public justice, exceeds the power given to him by law, and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant, and without ill will towards the person whose death is caused. एक्सेप्शन 3 ये कहता है अगर कोई पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट की सहायता कर रहा है कोई पर्सन, दोनों ही आ जाएंगे, अगर ये गुड फेथ में ये जानते हैं कि इनको ऐसा करने का राइट है और उस समय अगर ये अपना काम करते हुए किसी की डेथ भी कारित कर देते हैं तो भी ये एक्सेप्शन 3 में आ जाएगा, मर्डर नहीं होगा और क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। एक्सेप्शन 4, culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight। कभी कभी क्या होता है कि अचानक झगड़ा स्टार्ट हो गया और अचानक झगड़े में कोई पहले से हमारा प्लान नहीं है, अचानक झगड़ा हुआ, उस पर अगर हमने किसी को मार दिया, ये 4th एक्सेप्शन आ जाता है। और इसमें भी अगर कोई किसी को मारता है तो वो मर्डर नहीं होता है, कल्पेबल होमिसाइड होता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है, इट इज इमैटेरियल इन सच केसेस व्हिच पार्टी ऑफर द प्रोवोकेशन और कमिट द फर्स्ट असॉल्ट। अब यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो झगड़ा हुआ है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला असॉल्ट किसने किया था, ये सब क्या है, इमैटेरियल। एक्सेप्शन 5, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 years suffers death or take the risk of death with his own consent। अगर कोई पर्सन अपनी कंसेंट देता है, अब इसका ये तो है मतलब कि अगर कोई कंसेंट दे तो आप उसको जान से मार दो। अगर हम किसी से कहें भाई मैं मार दो, ये थोड़ी ना आप मार दोगे, कभी उन्होंने कंसेंट दी थी। लेकिन अगर कोई 18 ईयर्स से ऊपर का है और वो अपनी कंसेंट देता है और कोई उसको मारता है तो ये मर्डर नहीं है, ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड होगा। Illustration दिया है, A by instigation voluntarily causes death a person under 18 years of age to commit suicide, here on account of death he was incapable of giving consent। अब देखिए, अब हम आते हैं टेक्निकल पॉइंट। अभी तक हमने आपको केवल 299 क्या है वो सब बता दिया, 300 क्या है वो बता दिया, 300 के 5 एक्सेप्शन है ये बता दिया, उससे रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशन है वो बता दिया। अब देखिए बहुत इजी वे में एक चीज समझ लीजिए आप, एक कल्पेबल होमिसाइड है 299, एक मर्डर है 300, और ऐसे समझिए कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और मर्डर के 5 एक्सेप्शन, 3 चीजें हमारे पास है। अब जब भी कोई होमिसाइड होगा तो कोर्ट सबसे पहले देखता है कि क्या ये, अब देखिए मर्डर है, किसी मानव की डेथ हुई है तो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही 100% ही। क्यों? क्योंकि ऑल culpable homicide are not murders but all murders are culpable homicide। कि अगर मर्डर हुआ है तो उसमें culpable homicide तो होगा ही होगा, लेकिन culpable homicide मर्डर हो ये जरूरी नहीं है कि हर culpable homicide ही मर्डर। तो अब जैसे किसी की डेथ होती है सबसे पहले वो culpable homicide में आ जाएगा। इसके बाद ये देखा जाता है कि क्या कहीं ये मर्डर के जो 4 ऑप्शन है, क्योंकि culpable homicide के कितने हैं, 3 है पॉइंट, मर्डर के कितने हैं, 4 है। ये देखा जाएगा कि क्या ये मर्डर के 4 पॉइंट्स में से कहीं आता तो नहीं है। अगर आ जाएगा तो तुरंत कल्पेबल होमिसाइड पहुंच जाएगा मर्डर के इंडेक्स में, यानी कि ये मर्डर हो गया। अब मर्डर होने के बाद हम ये देखेंगे कि कहीं ये 5 जो एक्सेप्शन है 300 के, उन 5 में तो नहीं आता है। अगर उन 5 एक्सेप्शन में से किसी एक्सेप्शन में आ गया तो मर्डर से ऐसा नहीं है कि भी ऑफेंस ही नहीं रहेगा, अब मर्डर से ये वापस चला जाएगा कहाँ, कल्पेबल होमिसाइड। अब जैसे पहला हमारा क्या पॉइंट था सीपी में, कल्पेबल होमिसाइड में, whosoever causes death by doing an act with the intention of causing death, और मर्डर का भी सेम यही था, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। यानी कि जैसे ही आपने देखा कि ये प्रूव हो गया कि इसका इंटेंशन ही था मारने का, पहले ये सीपी में गया 299 में, आपने 300 देखा तुरंत 300 के भी पहले पॉइंट में आ गया, यानी ये हो गया मर्डर। अब अगर ये मर्डर के 5 एक्सेप्शन में से किसी एक में आ गया तब तो ये वापस चला जाएगा सीपी में, और अगर 5 में नहीं आता है तो अगर कोई किसी को विद इंटेंशन मारता है तो ये हमेशा मर्डर होता है अगर सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में ना आए तो। पहला तो ये हो गया। ये दोनों हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे, ऐसे ही साथ में आंसर जब आप लिखेंगे तब भी लिखे जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब सीपी का दूसरा पॉइंट क्या था, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर कोई पर्सन ऐसी इंजरी करता है जिससे कि डेथ हो सकती है, सीपी है।
कल्पेबल होमिसाइड है। अब हम आए 300 में। कल्पेबल होमिसाइड का दूसरा पॉइंट कंपेयर किया जाता है मर्डर के दूसरे और तीसरे से, क्योंकि दोनों ही इंटेंशन पे है। मर्डर का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज, वहां पे केवल है सच बॉडली इंजरी, यहाँ पे जो वर्ड है ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ द पर्सन, क्योंकि हमने बताया था नोज अगर वर्ड आ गया इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे सर्टेनिटी ज्यादा है। तो अगर ज्यादा थोड़ी सी सर्टेनिटी है तो मर्डर में आ जाएगा, अदरवाइज सीपी में रहेगा। हमें बताया ना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। अगर जो इंजरी की है, जैसे तलवार से काट दिया या पिस्टल से गोली मार दी सर पे रख के 2-3 बार, तो आपका चाहे इंटेंशन ना हो, लेकिन आपने जो एक्ट किया है ये पूरा सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर किसी को मारने के लिए, तब भी मर्डर हो गया। वो चीजें वैसे चलेंगी, अगर ये एक्सेप्शन में आ गया तो वापस कल्पेबल होमिसाइड में चले जाएगा, नहीं तो मर्डर है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सीपी का थर्ड पॉइंट और मर्डर का फोर्थ पॉइंट। ये साथ में इसलिए पढ़े जाते हैं, ये दोनों नॉलेज से हैं। सीपी क्या कहता है? विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। आपको अगर नॉलेज है जिससे कि आप जो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी की डेथ हो सकती है, तो सीपी के थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। मर्डर क्या कहता है? इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, वहां है उसका इंटेंशन ऐसा है, नोज सेकंड पॉइंट में। भाई यहाँ इंटेंशन बात नहीं है, सीधे नॉलेज की बात है, सीधे सीधे नोज पे आ गया। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो immediately dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death. all probability, तो वाला एग्जाम्पल ध्यान में लाइए कि वो जो एक्ट कर रहा है जिसमें ऑल प्रोबेबिलिटी है कि किसी ना किसी की डेथ होगी, मर्डर है। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर की अगर हम बात कर लें तो पहला डिफरेंस क्या है? कल्पेबल होमिसाइड इज वाइडर देन द टर्म मर्डर। Culpable homicide is therefore considered as the genus, while as murder is regarded as a species. All murders are culpable homicide, but all culpable homicides are not regarded as a murder. आप आगे कह सकते हैं murder is an aggravated form of culpable homicide. In murder, the offender has a definite knowledge that the act would result in the death, while as in culpable homicide, the knowledge is not so definite. जहाँ पे मर्डर आता है वहां पे 100% डेफिनेट होता है कि हाँ इसकी डेथ जो है होगी ही होगी, लेकिन जो कल्पेबल होमिसाइड है इसमें उतनी सर्टेनिटी नहीं होती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ इज हायर इन मर्डर देन कल्पेबल होमिसाइड। जो एक प्रोबेबिलिटी है, हम बार बार यही डिस्कस कर रहे हैं, मर्डर में ज्यादा होती है और कल्पेबल होमिसाइड में कम। केस लॉस की अगर बात कर लें तो एक आर वर्सेस गोविंदा या रैग वर्सेस गोविंदा का केस है जिसमें ये डिफरेंस बताया गया है। भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यही नहीं, बहुत ज्यादा केस लॉस हैं, फैक्ट हैं, आपके एड ऑन हो जाएंगे। मेन देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये इतना ज्यादा मिक्स कॉन्सेप्ट है कि आप अगर टेक्निकलिटी पे बहुत ज्यादा जाएंगे तो आप जितने ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाएंगे। हमें करना क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, जैसे ये लिखा हुआ ऐसे हमको लिखना आता हो, जितने ये इलस्ट्रेशन है वो सब इलस्ट्रेशन, जितने केस लॉ है ये सब हमको पता हो कि हाँ इस केस में ये जजमेंट दिया गया था, हमारे क्वेश्चन सब सही हो जाएंगे, वही हमारा पर्पस है। तो अपनी समझ से तो मैंने इसको इजी करके आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी ये हल्के हल्के आपका कुछ डाउट्स रह जाएंगे जो और ज्यादा क्लियर होंगे जितना आप ज्यादा पढ़ लोगे। बुक से अगर आप पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो कुछ और केस लॉ पढ़ोगे, उनकी आप कंपेयर करोगे तब, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जिस्ट है वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इवन देन अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो मैं इस चैनल पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पे जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप यहीं पे आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अच्छे से देख लीजिए।
आपको अगर समझ में आ जाता है, आपको लगता है कि ये लेक्चर ठीक हैं और समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी हर बात मानिए।